हेलो स्टूडेंट्स, आज फिर से हम एक बार ऑनलाइन क्लास को लेकर आए हैं जो कि आपका डीएलएड का 4th सेमेस्टर का 8th पेपर शांति शिक्षा है। उसकी पिछली क्लासों में हमने कुछ टॉपिक कवर किए थे और आज हम कवर करेंगे एक नया टॉपिक शांति अभिवृत्ति के बारे में। तो सबसे पहले शांति अभिवृत्ति के पहले समझना पड़ेगा हमें कि अभिवृत्ति होती क्या है। तो हम कह सकते हैं, यदि सामान्य शब्दों में समझें तो अभिवृत्ति का सामान्य अर्थ किसी मनोवैज्ञानिक विषय, और हम बात करें मनोवैज्ञानिक विषय में क्या क्या आ सकते हैं तो आपका व्यक्ति, समूह, वस्तु, विचार आदि ये सब आ सकते हैं। तो हम कह सकते हैं कि अभिवृत्ति का सामान्य अर्थ किसी मनोवैज्ञानिक विषय के प्रति सकारात्मक या नकारात्मक भाव की उपस्थिति है। अब हम बात करते हैं व्यक्ति का अपने चारों ओर फैले वातावरण की विभिन्न वस्तुओं, व्यक्तियों, विचारों आदि के प्रति पसंद करने या नापसंद करने का भाव होता है। सामान्यतः एक व्यक्ति के व्यवहार भिन्न भिन्न लोगों से अलग अलग प्रकार का हो सकता है। यह व्यक्ति की अभिवृत्ति को व्यक्त करता है जिसे वह अपने अनुभव के आधार पर अर्जित करता है। वर्तमान समाज की मांग पृथक है। यदि देखा जाए तो आजकल वर्तमान समाज की जो मांग है वो पृथक है। वर्तमान विश्व ऐसे कगार पर खड़ा हुआ है जहां शांति अभिवृत्तियों की आवश्यकता अनिवार्य है। संपूर्ण वैश्विक शांति को ध्यान में रखते हुए शांति की वृत्तियों का विकास या शांति की वृत्तियों का स्वरूप निम्नलिखित बिंदुओं पर केंद्रित होना चाहिए जिससे संपूर्ण विश्व विनाशकारी गतिविधियों से दूर होते हुए विकास मार्ग पर अग्रसर हो सके। तो वो जो बिंदु हैं, जो ऐसे बिंदु हैं जो आवश्यक हैं शांति अभिवृत्तियों के लिए, तो हम उन पर चर्चा करेंगे। उससे पहले हम जानेंगे कि अभिवृत्ति के कितने घटक होते हैं। यदि ये बात है तो अभिवृत्ति के 3 घटक होते हैं। पहला संज्ञानात्मक, दूसरा भावात्मक और तीसरा व्यवहारात्मक। संज्ञात्मक, भावात्मक और व्यवहारात्मक। यदि संज्ञानात्मक घटक की बात करें तो संज्ञानात्मक घटक में व्यक्ति की मनोवृत्ति, वस्तु के प्रति ज्ञान तथा उसका अपना विश्वास होती है। और यदि हम बात करें भावात्मक घटक की तो भावात्मक घटक में व्यक्ति के मन में मनोवृत्ति या अभिवृत्ति, वस्तु के प्रति सुखद या दुखद भाव होता है। बात यदि हम करें व्यवहारात्मक घटक की तो व्यवहारात्मक घटक में व्यक्ति के मन में अपनी अभिवृत्ति, वस्तु के प्रति एक प्रतिकूल या अनुकूल व्यवहार करने की तत्परता संयोजित होती है। तो हमने इसके घटक के बारे में जाना। अब जो निम्न बिंदु थे उनके बारे में बात कर लेते हैं कि वो कौन कौन से बिंदु थे। सबसे पहले बात करते हैं हम लोग अंतर्राष्ट्रीय समझ की। शांति की आवश्यकता किसी एक राष्ट्रीय समाज को नहीं वरन संपूर्ण विश्व को है। इसीलिए शांति की अवधारणा के लिए अंतर्राष्ट्रीय सद्भावना एवं समाज की आवश्यकता होती है। अनेक अवसरों पर कुछ देशों की स्वार्थवादिता हमें युद्ध की कगार पर खड़ा कर देती है। जैसे अभी आपने देखा होगा कुछ देशों के बीच आपसी बातचीत नहीं हो रही थी, कुछ ऐसी चीजें हो गई थी जिनसे दोनों देशों के मध्य युद्ध की स्थिति आ गई थी। यदि युद्ध होता तो उससे आसपास के देश भी प्रभावित होते। सपोज यदि हमारा देश या हमारे देश या किसी अन्य देश की सीमा एक दूसरे से लगी हुई है तो वो एक दूसरे को प्रभावित करेंगे। इसलिए वर्तमान समय की शांति शिक्षा द्वारा विश्व बंधुत्व मंत्र, राष्ट्रीय भावना विकसित करनी चाहिए और इसी भाव से कार्य करना चाहिए। ठीक उसी प्रकार उनको प्राथमिक स्तर से यह सिखाना चाहिए कि वह विश्व के भी नागरिक हैं, भाव से कार्य करना चाहिए। इस कार्य को शांति शिक्षा के माध्यम से सरलता से किया जा सकता है। इसे संपूर्ण विश्व में शांति एवं सद्भाव युक्त समाज की स्थापना की जा सकती है। अब दूसरा जो बिंदु है वो है सामाजिक दायित्व। सामाजिक दायित्व की प्रवृत्ति व्यक्ति को समाज में अपनी भूमिका के प्रति तो जागरूक करती ही है, साथ ही वह भूमिका से संबंधित दायित्व को निभाने के लिए तत्पर करती है। समाज में ऐसी कई परिस्थितियां आ जाती हैं जहां हमें
अपना सकारात्मक योगदान करने में संकोच नहीं करना चाहिए। सामाजिक दायित्व में दूसरों की चिंता करने का भाव रहता है, जो शांति शिक्षा के लिए उचित है। जैसा कि हम अभी वर्तमान जो स्थितियां बन रही हैं, कोरोना को लेके हम लोग सोच रहे हैं, एकजुट हैं, तो वो अपनी सामाजिक दायित्व है कि हम दूसरों की परेशानी को समझ रहे हैं, चाहे वो हमारे पुलिसकर्मी हों, चाहे वो हमारे कुछ समाजसेवी हों, चाहे कुछ ऐसे लोग हों जो दूसरे के लिए कार्य कर रहे हैं, दवाइयाँ पहुँचाना, अनाज पहुँचाना, फल पहुँचाना। तो ये सब क्या है, सामाजिक दायित्व हैं और सामाजिक दायित्व तो होने चाहिए हर किसी में, और इस चीज में हमें संकोच भी नहीं करना चाहिए, जो कि शांति शिक्षा के लिए उचित भी है। अगर हम तीसरे बिंदु की बात करें, अहिंसा एवं करुणा, तो व्यक्ति में अहिंसा एवं करुणा की प्रवृत्ति उसे अपने व्यवहार में अधिक भावपूर्ण बना देती है। दूसरों की हिंसा को वह करुणा की दृष्टि से देखता है और हिंसात्मक व्यवहार न करके मानवीय व्यवहार को प्राथमिकता देता है। वह समझौते को वरीयता देता है। करुणा उसे दया की दृष्टि प्रदान करती है, जो सभी से प्रेमपूर्ण व्यवहार की प्रेरणा देती है। चाहे हम किसी धर्म की बात कर लें या व्यक्ति की बात कर लें, या हमारे जो महानुभाव हुए हैं हम लोग उनकी बात कर लें, वो लोग सब अहिंसा को ही पसंद करते थे। हिंसा को कोई पसंद नहीं करेगा, चाहे वो हिंदू धर्म हो, चाहे वो जैन धर्म हो। यदि हम सीधे सीधे शब्दों में कहें तो अहिंसा का अर्थ यही है कि हिंसा ना करना। यदि हमें ऐसी अभिवृत्ति है तो हम दूसरों की हिंसा को देख के भावपूर्ण हो जाएंगे, हम करुण हो जाएंगे, करुणा का भाव हमारे अंदर आ जाएगा। जैसे अशोक ने भी कलिंग युद्ध में जब उसने हिंसा को देखा, जब उसने देखा कि इतना अत्याचार हो रहा है, लोग कट रहे हैं, चारों तरफ खून ही खून बिखरा हुआ है, तो फिर क्या हुआ, तो करुणा की दृष्टि से उसने देखा और शांति की खोज में चला गया और बौद्ध धर्म अपना लिया। इस बिंदु से हमें यही स्पष्ट होता है। हम बात करते हैं अगले बिंदु पे, जो कि है परमाणुवाद का विरोध। वर्तमान समय में वैश्विक शक्तियां अपने अपने सैन्य क्षेत्र को सुदृढ़ बनाने में लगी हुई हैं, अपने आप को सामरिक एवं परमाणु क्षमताओं से संपन्न करना चाहती हैं। विश्व शांति के लिए इस प्रकार के परमाणुवाद का विरोध होना आवश्यक है। परमाणुवाद एवं अनुभवों की आवश्यकता शांतियुक्त समाज में नहीं होती। शांति समाज में युद्ध से समस्याओं का समाधान नहीं होता, वरन शांति वार्ता से समस्याओं का समाधान करता है। अतः शांति शिक्षा के पाठ्यक्रम में परमाणु शक्ति के हिंसक स्वरूप को पूर्णतया समाप्त करके मानव विकास के उपयोग में लाया जाए। इस प्रकार 21वीं शताब्दी की शांति शिक्षा परमाणुवाद के विरोध से प्रारंभ होनी चाहिए। आजकल देखा जाता है कि कई देश इनडायरेक्टली ऐसा बोलते हैं कि हम हिंसा कर देंगे, सहारा लेंगे अलग अलग वेपन्स का। तो युद्ध से समस्याओं का समाधान होता नहीं है, चाहे वो हम अपने समाज की बात करें या हम राष्ट्र की बात करें या देश की बात करें। तो समस्या का समाधान युद्ध नहीं है, शांति ही सारी समस्याओं का समाधान है, वार्ता ही सारी समस्याओं का समाधान है। जैसे आपने देखा होगा, दो पक्षों के बीच में यदि हमला हो जाता है, यदि दो पक्ष आपस में लड़ जाते हैं तो क्या होता है, एक पक्ष ने दूसरे को मार दिया, दूसरे पक्ष के 4 लोग आके उसे मार गए, उस पक्ष को मार गए। बाद में क्या होता है, सबसे अंत में जो चीज होती है वो होती है समझौता। होना है समझौता, तो अशांति से क्यों, वो शांति से हो जाए। पहले ही क्यों हिंसा उत्पन्न हो, पहले ही हम लोग ऐसी चीजें कर लें कि शांति स्थापित हो, उन समस्याओं का समाधान हो। तो इसी चीज को हमें पाठ्यक्रम में शामिल शुरू से ही करना चाहिए, जो कि परमाणुवाद के विरोध से प्रारंभ होनी चाहिए। अब हम बात करते हैं अगले पॉइंट की, विविधता के लिए सहन शक्ति। विश्व में विविध प्रकार की विचारधारा एवं संस्कृतियों का प्रचलन है। मानवीय प्रवृत्ति के अनुसार हम अपनी संस्कृति, धर्म एवं विचारों को अधिक पसंद करते हैं। परिणाम स्वरूप दूसरे के विचारों के प्रति नकारात्मक भाव रखना प्रारंभ करते थे। इससे बचने के लिए सहिष्णुता की शिक्षा बालकों को प्रारंभिक काल से ही दी जानी चाहिए। छात्रों के मन में एकरूपता, समरसता एवं संभाव आदि विचारों का समावेश होना चाहिए, जिससे वह वैश्विक समाज में सहनशीलता का अनुकरण करते हुए अपने आप को समायोजित कर सके। प्रत्येक व्यक्ति
एक दूसरे के विचारों का सम्मान कर सके। हमें सभी धर्म का आदर करना चाहिए। किसी भी धर्म के खिलाफ हमें नहीं कहना चाहिए कि भैया आपका धर्म अच्छा है, आपका धर्म बुरा है या आपका धर्म अच्छा है। दूसरों के प्रति सकारात्मक भाव रखना चाहिए, नकारात्मक भाव हमें रखना ही नहीं चाहिए। इसीलिए सहिष्णुता की शिक्षा ही बालक को प्रारंभिक काल से ही दी जानी चाहिए, जिसमें हम एक दूसरे के विचारों का सम्मान करें, उनके विचारों को समझें, अपने आप को समायोजित करें। ये सब चीज़ें थी, हमने इन बिंदुओं के बारे में बातचीत की। आई होप आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी, एक एक पॉइंट क्लियर है। अब आप लोग एक बार इस टॉपिक को पढ़ने के बाद आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं रहेगी। यदि एग्जाम में एक क्वेश्चन पूछ लिया गया तो आप लोग आसानी से इस क्वेश्चन को लिख सकते हैं। अब हम लोग मिलेंगे अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। जब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।